कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नया शहर आयशा के लिए अनजान था लेकिन डरावना नहीं। स्टेशन पर उतरते ही उसने खुद से एक वादा किया कि वो यहाँ अपनी पहचान किसी के नाम से नहीं जोड़ेगी। उसके हाथ में 2 बैग थे और दिल में एक भारी सन्नाटा। यूनिवर्सिटी का कैंपस बड़ा था, चारों तरफ पेड़, बीच में पुरानी इमारतें और हॉस्टल की लंबी कतारें। रूम अलॉटमेंट के बाद वह अपने कमरे में पहुंची। रूममेट नादिया थी जो दूसरे राज्य से आई थी। नादिया ने मुस्कुराकर पूछा, पहली बार घर से दूर? आयशा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन जरूरी था। नादिया ने ज्यादा सवाल नहीं किए। ये बात आयशा को अच्छी लगी कि यहाँ कोई उसके अतीत को नहीं जानता। पहले कुछ दिन औपचारिकताओं में निकल गए। क्लास, लाइब्रेरी कार्ड, आईडी बनवाना, डिपार्टमेंट का परिचय। प्रोफेसर गंभीर थे और पढ़ाई का स्तर पहले से ऊंचा। आयशा ने खुद को पढ़ाई में पूरी तरह लगा दिया। वह सुबह फज्र की नमाज पढ़कर नोट्स तैयार करती और रात तक लाइब्रेरी में बैठी रहती। धीरे धीरे उसका नाम मेहनती छात्रों में गिना जाने लगा। उसे महसूस हुआ कि जब इंसान खुद को लक्ष्य में बांध देता है तो पुराने घाव कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन शांत होने और खत्म होने में फर्क होता है। उधर पुराने शहर में आरिफ की सगाई की तारीख नजदीक आ रही थी। घर में मेहमानों की सूची बन रही थी। उसकी माँ कपड़े सिलवा रही थीं। पिता रिश्तेदारों को फोन कर रहे थे। लड़की का नाम सना था, पढ़ी लिखी और शरीफ परिवार से। आरिफ ने उससे अभी तक ठीक से बात भी नहीं की थी। सना ने एक दिन फोन पर कहा, मैं चाहती हूँ कि हम साफ दिल से आगे बढ़ें। आरिफ ने औपचारिक जवाब दिया। उसके शब्द सही थे पर अंदर से खाली। वो हर रात देर तक जागता और सोचता कि क्या उसने सही किया। लेकिन अब पीछे हटना उसे और बड़ा कदम लगता था। एक शाम उसने सोशल मीडिया पर देखा कि आयशा ने नई यूनिवर्सिटी की एक तस्वीर डाली है। कैप्शन में लिखा था, नई शुरुआत। ये 2 शब्द उसके दिल पर चोट जैसे लगे। उसने मैसेज टाइप किया, खुश रहो। काफी देर तक स्क्रीन पर टाइपिंग का निशान दिखा फिर गायब हो गया। कोई जवाब नहीं आया। उसने समझ लिया कि अब उसके शब्द वहां स्वागत योग्य नहीं हैं। यूनिवर्सिटी में आयशा की पहचान एक तेज छात्रा के रूप में बन रही थी। एक सेमिनार में उसे इस्लामी कानून और आधुनिक समाज पर बोलने का मौका मिला। उसने संतुलित तरीके से तर्क रखे। कई छात्रों ने बाद में उससे चर्चा की। उनमें एक रिसर्च स्कॉलर फैजान भी था। उसने कहा, आपकी बातों में स्पष्टता है। आयशा ने धन्यवाद कहा और बातचीत को शैक्षणिक दायरे में रखा। वो किसी नए रिश्ते की तरफ देख भी नहीं रही थी। उसके लिए फिलहाल भरोसा एक बंद अध्याय था। इधर आरिफ के घर में सगाई की रस्म हुई। रिश्तेदारों के बीच मुस्कानें थीं, मिठाई बंटी, तस्वीरें ली गईं। आरिफ ने अंगूठी पहनाई पर उसके चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो ऐसे मौके पर होती है। सना ने ध्यान दिया कि वह कम बोलता है। उसने धीरे से पूछा, सब ठीक है? आरिफ ने कहा, हाँ। ये छोटा सा झूठ अब उसकी आदत बनता जा रहा था। सगाई के बाद दोनों परिवारों में आना जाना बढ़ा। शादी की तारीख 6 महीने बाद तय की गई ताकि पढ़ाई पूरी हो सके। समय आगे बढ़ा लेकिन अतीत का साया पूरी तरह हट नहीं पाया। एक रात आरिफ ने तय किया कि वह आयशा को आखिरी बार फोन करेगा। उसने नंबर मिलाया। घंटी बजती रही। आखिर कॉल उठी। कुछ पल दोनों चुप रहे। आरिफ ने कहा, मैंने सगाई कर ली। आयशा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे पता है। उसने पूछा, तुम ठीक हो? आयशा ने कहा, मैं संभाल रही हूँ। ये बातचीत लंबी नहीं चली। अंत में आयशा ने कहा, अब हमें एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। कॉल कट गया। आरिफ ने फोन हाथ में पकड़े देर तक छत को देखा। आयशा ने उस रात नमाज के बाद लंबी दुआ की। उसने अपने दिल से बोझ हटाने की कोशिश की। उसने तय किया कि वह किसी के फैसले को अपनी कीमत नहीं बनाएगी। अगले दिन से उसने रिसर्च प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया। प्रोफेसर ने उसकी मेहनत की तारीफ की और कहा कि अगर वह इसी तरह काम करती रही तो विदेश में स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये सुनकर उसके अंदर एक नया लक्ष्य जन्मा। उसने पूरी ताकत उसी दिशा में लगा दी। उधर सना धीरे धीरे महसूस कर रही थी कि आरिफ के भीतर कुछ अनकहा है। उसने एक दिन साफ पूछा,
क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई था? आरिफ चुप रहा। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। सना ने कहा, मैं सच्चाई से भागना नहीं चाहती। अगर दिल कहीं और है तो मुझे अभी जानना होगा। आरिफ ने पहली बार स्वीकार किया कि वो किसी से मोहब्बत करता था, लेकिन हालात अलग थे। सना ने पूछा, अब? उसने कहा, अब सब खत्म है। सना ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन झूठ मत बोलना। ये रिश्ता भरोसे की पतली डोर पर टिका था। यूनिवर्सिटी में आयशा का दायरा बढ़ रहा था। नादिया उसकी अच्छी दोस्त बन गई थी। एक दिन नादिया ने पूछा, तुम कभी अपने पुराने शहर के बारे में बात नहीं करती? आयशा ने कहा, कुछ बातें पीछे छोड़ना ही बेहतर है। नादिया ने ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन उसने महसूस किया कि आयशा के भीतर एक दीवार है जिसे पार करना आसान नहीं। कुछ महीनों बाद खबर आई कि आरिफ के पिता का व्यापार घाटे में चला गया है। घर में तनाव बढ़ गया। शादी की तैयारियां धीमी हो गईं। आरिफ पर जिम्मेदारी का दबाव बढ़ा। उसने नौकरी की तलाश शुरू की। पढ़ाई के साथ काम संभालना मुश्किल था। वो अक्सर सोचता कि अगर उसने अलग फैसला लिया होता तो क्या जिंदगी आसान होती या और कठिन। ये सवाल बिना जवाब के उसके साथ चलता रहा। आयशा को एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रस्तुत करने का मौका मिला। यह उसके करियर का बड़ा कदम था। उसने पूरी तैयारी की। जब वह मंच पर खड़ी हुई तो उसे अपने पुराने शहर की याद आई, वह मैदान जहां उसने आखिरी बार आरिफ से बात की थी। उसने खुद को संभाला और प्रस्तुति पूरी की। तालियां बजीं। उस पल उसे लगा कि उसने खुद को खोया नहीं है। इसी बीच सना ने शादी की तारीख आगे बढ़ाने का सुझाव दिया, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। आरिफ के पिता ने अनिच्छा से माना। परिवार में फुसफुसाहट होने लगी कि शायद लड़का तैयार नहीं। समाज सवाल करने लगा। ये दबाव सना और आरिफ दोनों पर पड़ा। एक शाम सना ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मुझे बांधकर मत रखो। आरिफ ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ सब ठीक करने की। सना ने जवाब दिया, रिश्ते कोशिश से नहीं, निर्णय से चलते हैं। ये शब्द उसे फिर उसी मोड़ पर ले आए जहां कभी आयशा खड़ी थी। दूसरे शहर में आयशा को विदेश की स्कॉलरशिप के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इंटरव्यू ऑनलाइन था। उसने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिए। कुछ हफ्तों बाद ऑफर लेटर आया। उसे 1 साल के लिए बाहर जाना था। ये खबर सुनकर उसकी मां ने फोन पर कहा, तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन अपना ख्याल रखना। आयशा ने महसूस किया कि जिंदगी उसे नए रास्तों पर ले जा रही है। उधर आरिफ को ये खबर सोशल मीडिया से मिली। उसने देखा कि आयशा विदेश जा रही है। उसके अंदर कुछ हिल गया। उसने सोचा कि क्या अब भी देर नहीं हुई, लेकिन उसी समय घर की जिम्मेदारियां और सना का भरोसा सामने था। उसने खुद को समझाया कि अतीत को लौटाने की कोशिश सिर्फ और नुकसान करेगी। उसने सना के साथ रिश्ते को ईमानदारी से निभाने का निर्णय लेने की कोशिश की, लेकिन दिल और दिमाग एक दिशा में नहीं थे। विदेश जाने की तारीख तय हो चुकी थी। आयशा के कमरे में सूटकेस खुले पड़े थे और किताबों का ढेर सामने रखा था। हर किताब उसके पिछले 2 साल की मेहनत की गवाही दे रही थी। नादिया ने मजाक में कहा, तुम कपड़े कम और किताबें ज्यादा ले जा रही हो। आयशा हल्का सा मुस्कुराए और बोली, कपड़े वहां मिल जाएंगे, ये नोट्स नहीं। वह जानती थी कि यह सफर सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, ये खुद को पूरी तरह नए सांचे में ढालने का मौका है। पुराने शहर, पुरानी यादें, अधूरे सवाल सब पीछे छूट रहे थे। कम से कम वह खुद से यही कह रही थी। एयरपोर्ट पर उसकी मां उसे छोड़ने आई। विदाई के समय आंखें नम थीं, लेकिन शब्द मजबूत। मां ने कहा, अपनी पहचान मत भूलना। आयशा ने सिर हिलाया। विमान के उड़ते ही उसने नीचे झांक कर देखा। शहर छोटा होता गया और उसके अंदर एक खालीपन और एक दृढ़ निश्चय साथ साथ बैठ गए। उसने तय किया कि अब उसकी प्राथमिकता सिर्फ उसका लक्ष्य होगा। भरोसा वह फिर कभी करेगी या नहीं, इसका जवाब उसने भविष्य पर छोड़ दिया। दूसरी तरफ आरिफ की जिंदगी में उलझनें बढ़ती जा रही थीं। घर की आर्थिक स्थिति अभी भी कमजोर थी। सगाई को 8 महीने हो चुके थे और शादी की नई तारीख तय नहीं हो पाई थी। सना का परिवार सवाल करने लगा,
एक दिन सना ने साफ कहा, अगर तुम्हें लग रहा है कि यह रिश्ता बोझ है तो अभी खत्म कर दो। आरिफ ने कहा, बोझ नहीं है। सना ने पूछा, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर संतोष क्यों नहीं दिखता? उसके पास इसका जवाब नहीं था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि वह किस चीज से भाग रहा है। विदेश में आयशा का पहला महीना कठिन था। भाषा की लय अलग, मौसम ठंडा, लोग औपचारिक, लेकिन उसने जल्दी तालमेल बैठा लिया। यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात कई देशों के छात्रों से हुई। एक सेमिनार के दौरान उसने अपने विषय पर गहरी चर्चा की। वहां मौजूद प्रोफेसर ने कहा कि उसकी सोच संतुलित और विश्लेषणात्मक है। ये सुनकर उसे लगा कि वह सही दिशा में है। शाम को वह हॉस्टल के कमरे में लौटती तो कभी कभी खिड़की से बाहर देखते हुए पुराने दिनों की परछाई दिखती, पर वह तुरंत किताब खोल लेती। इधर आरिफ को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी पर घर चलाने में सहारा था। पिता ने कुछ जिम्मेदारियां उसे सौंप दी। काम के दबाव में वह थक जाता लेकिन दिमाग का शोर खत्म नहीं होता। एक रात उसने अपने पुराने चैट्स फिर से पढ़े। हर मैसेज उसे याद दिला रहा था कि उसने किस मोड़ पर चुप रहकर रास्ता बदल दिया। उसने खुद से पूछा कि क्या उसने डर को फैसला करने दिया। जवाब उसे पता था पर स्वीकार करना आसान नहीं था। कुछ समय बाद सना ने आरिफ से कहा कि उसके रिश्तेदार शादी की तारीख तय करने का दबाव बना रहे हैं। आरिफ ने हामी भर दी कि अगले 3 महीनों में निकाह कर लेंगे। ये निर्णय उसने जैसे किसी और के लिए लिया हो। घर में फिर से तैयारी शुरू हो गई। कपड़े, कार्ड, मेन्यू, हॉल सब पर चर्चा होने लगी। बाहर से सब व्यवस्थित दिख रहा था, अंदर से वह अभी भी आधा अधूरा था। विदेश में आयशा की मुलाकात एक प्रोफेसर डॉक्टर हमीद से हुई जो दक्षिण एशियाई समाज पर रिसर्च करते थे। उन्होंने आयशा से पूछा कि वह किस विषय पर आगे काम करना चाहती है। आयशा ने कहा कि वह मजहब और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संतुलन पर शोध करना चाहती है। डॉक्टर हमीद ने मुस्कुराकर कहा, यह विषय तब समझ आता है जब इंसान ने इसे जिया हो। आयशा ने नजरें झुका ली। उसने अपने अनुभव को शब्दों में नहीं रखा, पर वह जानती थी कि उसकी पढ़ाई अब सिर्फ अकादमिक नहीं रही। एक दिन सोशल मीडिया पर उसे पुराने शहर की एक तस्वीर दिखी। किसी ने आरिफ और सना की प्री वेडिंग फोटोज डाली थीं। दोनों साथ खड़े थे। आरिफ मुस्कुरा रहा था, सना संजीदा दिख रही थी। आयशा ने तस्वीर कुछ सेकंड देखी और फिर फोन बंद कर दिया। उसने खुद से कहा कि अब तुलना का कोई मतलब नहीं, लेकिन रात को देर तक नींद नहीं आई। उसने तय किया कि वह सोशल मीडिया से दूरी रखेगी। उधर सना को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि आरिफ पूरी तरह उसके साथ मौजूद नहीं है। एक शाम उसने कहा, मैं तुम्हारे अतीत से लड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसमें जी भी नहीं सकती। आरिफ ने पहली बार साफ कहा, मैंने गलती की थी कि सही समय पर सही कदम नहीं उठाया। सना ने पूछा, क्या तुम अभी भी उसे याद करते हो? उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, यादें मिटती नहीं। ये सुनकर सना की आंखों में निराशा साफ थी। उसने कहा, मैं किसी की जगह लेने नहीं आई हूँ। शादी की तारीख आखिर तय हो गई। निकाह 2 महीने बाद था। कार्ड छप गए, रिश्तेदारों को खबर भेजी गई। आरिफ के घर में रौनक थी, लेकिन उसी समय उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल विदेश से था। उसने उठाया। दूसरी तरफ आयशा थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। आयशा ने कहा, मैंने सुना तुम्हारी शादी तय हो गई है। आरिफ ने कहा, हाँ। उसने पूछा, क्या तुम संतुष्ट हो? ये सवाल सीधा था। आरिफ ने जवाब देने में देर की, फिर कहा, जिंदगी समझौते मांगती है। आयशा ने शांत स्वर में कहा, जिंदगी साहस भी मांगती है। कॉल छोटा रहा, पर असर गहरा। आयशा ने कॉल के बाद खुद को समझाया कि उसने सिर्फ औपचारिकता निभाई है। वह अपने दिल की स्थिति जांचना चाहती थी। उसे साफ दिख गया कि सामने वाला अब भी निर्णय में स्पष्ट नहीं है। उसने उसी रात अपने रिसर्च प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया और डॉक्टर हमीद को भेज दिया। अगले हफ्ते उसे एक और उपलब्धि मिली, उसका पेपर जर्नल में स्वीकार हो गया। यह उसके करियर के लिए बड़ा कदम था। निकाह का दिन आ गया। मस्जिद में सब इकट्ठा थे। काजी ने सवाल किया,
क्या आपको ये निकाह मंजूर है? आरिफ ने हल्की आवाज में कबूल है कहा। ये शब्द 3 बार दोहराया गया और रिश्ता आधिकारिक हो गया। सना ने भी कबूल कहा। लोगों ने मुबारकबाद दी, तस्वीरें ली गईं। बाहर से सब सामान्य था। अंदर आरिफ को लगा जैसे उसने एक रास्ता स्थायी रूप से बंद कर दिया है। विदेश में आयशा को खबर मिली कि निकाह हो गया। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अपने कमरे की खिड़की खोली और लंबी सांस ली। उसने खुद से कहा कि अब कहानी सच में खत्म हो चुकी है। लेकिन जीवन रेखाओं में चलता है। अचानक मोड़ भी आते हैं। कुछ हफ्तों बाद उसे पता चला कि वह जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है उसमें उसे स्थायी रिसर्च असिस्टेंट का प्रस्ताव मिल सकता है। इसका मतलब था कि वह लंबे समय तक वहीं रह सकती है। इधर शादी के बाद सना और आरिफ एक ही घर में रहने लगे। शुरुआत में सब औपचारिक रहा। सना ने घर संभाला, आरिफ काम पर जाता। धीरे धीरे सना ने महसूस किया कि पति का मन कहीं भटका हुआ है। उसने एक दिन कहा, मैं कोशिश करूंगी कि हम नया अध्याय शुरू करें, लेकिन इसके लिए तुम्हें अतीत को बंद करना होगा। आरिफ ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये वही शब्द थे जो उसने पहले भी कई बार कहे थे। एक रात काम से लौटते समय आरिफ का एक्सीडेंट हो गया। चोट गंभीर नहीं थी पर अस्पताल जाना पड़ा। सना घबरा गई। परिवार इकट्ठा हो गया। उस समय आरिफ के दिमाग में सबसे पहला ख्याल किसका आया, ये सवाल उसे खुद परेशान करने लगा। उसने देखा कि सना उसके पास बैठी है, चिंता में डूबी। उसे एहसास हुआ कि यह रिश्ता अब जिम्मेदारी से आगे बढ़ चुका है। उसने तय किया कि वह अतीत के साए को खत्म करेगा। लेकिन क्या यादें आदेश मानती हैं, यह अलग सवाल है। एक्सीडेंट के बाद आरिफ को 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। चोट ज्यादा गहरी नहीं थी लेकिन डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। सना हर वक्त उसके पास रही। दवाइयों का समय, रिपोर्ट, घरवालों को अपडेट देना, सब उसने संभाला। आरिफ बिस्तर पर लेटा छत देखता रहता। दर्द से ज्यादा उसे अपने भीतर की उलझन परेशान कर रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस रिश्ते को उसने समझौता समझकर स्वीकार किया था, वह अब एक जिम्मेदारी बन चुका है जिसमें सामने वाला पूरी सच्चाई से खड़ा है। सना ने एक शाम शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हारे अतीत के बारे में ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन मैं तुम्हारे वर्तमान में पूरी तरह मौजूद हूँ। तुम्हें तय करना है कि तुम कहाँ खड़े हो। ये वाक्य सरल था पर सीधा। घर लौटने के बाद माहौल कुछ बदला। आरिफ ने कोशिश की कि वो सना के साथ समय बिताए। वो उसके साथ बाजार गया, रिश्तेदारों के यहाँ साथ बैठा, घर की छोटी बातों पर सलाह ली। सना ने भी धीरे धीरे अपने मन का संकोच कम किया। लेकिन रिश्ते सिर्फ व्यवहार से नहीं चलते, भीतर की साफ स्थिति भी जरूरी होती है। कई बार रात में जब सना सो जाती, आरिफ खिड़की के पास बैठकर पुराने दिनों को याद करता। वो खुद से नाराज था कि उसने सही समय पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया। विदेश में आयशा की जिंदगी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उसे रिसर्च असिस्टेंट का ऑफर मिल गया। इसका मतलब था कि वह अपनी पढ़ाई के साथ एक स्थायी प्रोजेक्ट में शामिल रहेगी। डॉक्टर हमीद ने कहा, तुम्हारी सोच में संतुलन है, इसे बनाए रखना। आयशा ने पूरी ऊर्जा काम में लगा दी। वह अब कॉन्फ्रेंस, लेखन और चर्चाओं का हिस्सा बनने लगी थी। उसका दायरा बढ़ रहा था। कई लोग उससे पेशेवर सम्मान के साथ बात करते थे। उसे महसूस हुआ कि पहचान मेहनत से बनती है, किसी के साथ खड़े होने से नहीं। एक दिन उसे पुराने शहर से कॉल आया। उसकी छोटी बहन ने बताया कि समाज में कुछ लोग अभी भी उसके पुराने रिश्ते की चर्चा करते हैं। आयशा ने शांत स्वर में कहा, लोगों का काम बात करना है, मेरा काम आगे बढ़ना। उसने फोन रखा और कुछ देर खामोश बैठी रही। उसने तय किया कि अब वह अतीत से जुड़े किसी भी समाचार पर प्रतिक्रिया नहीं देगी। उधर सना ने महसूस किया कि आरिफ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, पर पूरी तरह नहीं। उसने एक रात साफ कहा, अगर तुम्हारे मन में अब भी कोई अधूरा हिस्सा है तो मुझे जानना होगा। आरिफ ने लंबी सांस ली और बोला, मैंने जो फैसला लिया वह डर में लिया था। अब मैं पीछे नहीं जा सकता। सना ने पूछा, क्या तुम आगे आ सकते हो? ये सवाल उसे सोचने पर मजबूर कर गया।
उसने पहली बार स्वीकार किया कि वह खुद को माफ नहीं कर पाया है। इसी बीच घर में नई जिम्मेदारी आई। सना ने बताया कि वह मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। आरिफ कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सना को देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ये स्थिति अब पहले जैसी नहीं थी। अब सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं था, एक नया जीवन आने वाला था। इस खबर ने आरिफ को झकझोर दिया। उसने सोचा कि अब उसे पूरी तरह वर्तमान में जीना होगा। विदेश में आयशा अपने प्रोजेक्ट के तहत दक्षिण एशियाई समाज में विवाह और पहचान पर रिसर्च कर रही थी। एक इंटरव्यू के दौरान किसी ने पूछा, क्या आपने व्यक्तिगत रूप से ऐसे संघर्ष देखे हैं? आयशा ने पेशेवर अंदाज में जवाब दिया, हर समाज में परंपरा और व्यक्तिगत इच्छा के बीच खिंचाव होता है। उसने निजी कहानी का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसके शब्द अनुभव से निकले थे। उसका लेख अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ। उसे बधाइयां मिली। उसने महसूस किया कि उसने अपने दर्द को अध्ययन में बदल दिया है। आरिफ ने सना की प्रेगनेंसी के दौरान उसका पूरा साथ देने की कोशिश की। वह डॉक्टर के पास साथ जाता, दवाइयों का ध्यान रखता, घर के कामों में हाथ बटाता। धीरे धीरे सना का भरोसा मजबूत हुआ। एक शाम उसने कहा, मैं अतीत से नहीं डरती, बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ सच्चे रहो। आरिफ ने कहा, मैं कोशिश नहीं, फैसला करूँगा। ये शब्द उसके लिए भी नए थे। उसने खुद से तय किया कि अब वह तुलना नहीं करेगा। कुछ महीनों बाद आयशा को स्थायी शोध फेलोशिप का प्रस्ताव मिला। इसका मतलब था कि वो कई साल विदेश में रह सकती है। उसने माँ से बात की। माँ ने कहा, अगर तुम्हें वहाँ सम्मान और अवसर मिल रहा है तो रुक जाओ। आयशा ने हामी भर दी। उसने अपने पुराने शहर लौटने की योजना स्थगित कर दी। वह अब एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रही थी। उधर सना की डिलीवरी का समय आया। अस्पताल में लंबा इंतजार हुआ। आखिर एक बेटी का जन्म हुआ। परिवार में खुशी छा गई। आरिफ ने नवजात को गोद में लिया तो उसके भीतर कुछ बदल गया। उसे लगा कि जिंदगी उसे दूसरा मौका दे रही है, अलग रूप में। उसने बच्ची का नाम रखा ज़ारा। सना ने मुस्कुराकर सहमति दी। उस रात घर में पहली बार उसने सच्चा सुकून महसूस किया। लेकिन कहानी यहीं सरल नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद आरिफ को पुराने ईमेल्स में आयशा का एक अनसेंड ड्राफ्ट मिला जो शायद कभी भेजा नहीं गया था। उसमें लिखा था कि वो उसके निर्णय का सम्मान करती है, लेकिन उसे अफसोस है कि सच समय पर नहीं बोला गया। ये पढ़कर आरिफ लंबे समय तक चुप बैठा रहा। उसने ड्राफ्ट बंद किया और खुद से कहा कि अब अतीत को छूना सही नहीं। विदेश में आयशा को एक कॉन्फ्रेंस के लिए उसी देश में आमंत्रण मिला जहां से वह आई थी। कार्यक्रम 6 महीने बाद था। उसने पहले मना करने का सोचा, फिर स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि अब वह मजबूत है, लौटकर भी स्थिर रह सकेगी। उसने खुद से वादा किया कि वो किसी पुराने रिश्ते से नहीं मिलेगी। कहानी आगे जारी रहेगी। ये पाठ कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।